तो आज डेट है 4 अक्टूबर 2022। तो आज हम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं कस्टम्स के चैप्टर नंबर 2 की टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम बहुत सारी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देखेंगे जो हमारे कस्टम्स में लगती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन आता है सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट और साथ में सेक्शन नंबर 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। सेक्शन 12 क्या कहता है कि जो ड्यूटीज़ है वो किस रेट से लेवाई होंगी, और कस्टम टैरिफ एक्ट में जो ऑर्डर और टाइम जो है वो टाइम जो लॉ उस टाइम पे इन्फोर्स में है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। उसके बाद जो रेट्स जो हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट में दिए होंगे। तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल्स हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल में आपको रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स देगा, ठीक है जी, और सेकेंड शेड्यूल में रेट ऑफ ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में इम्पोर्ट के लिए और सेकेंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी क्या है। जनरली जो स्टैंडर्ड रेट है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर एप्लीकेबल है, और प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का चीज़ है जो कम रेट पर हमारे पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है जी। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए फुलफ़िल करने के लिए, इम्पोर्टर को क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए ताकि वो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कर सके, क्लेम कर सके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल क्लेम करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको ये भी क्लेम करना पड़ेगा कि जो गुड्स है प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर प्रेफरेंशियल एरिया में हो रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एरिया जो है वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 जो कस्टम टैरिफ एक्ट है उसमें नोटिफाइड है, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, जो ओरिजिन ऑफ गुड्स जो है वो किस तरह से डिटरमाइन होगा एज पर द रूल्स ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द टैरिफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा, ठीक है जी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को एक्सपोर्ट नॉट ड्यूटी एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, कि हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ड्यूटी को एक्सपोर्ट नहीं करना। तो इसके लिए कोशिश करी जाती है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी सबसे कम हो या ना ही हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो इसमें क्या कहता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो इम्पोर्ट पे लगती है, वो जीएसटी के ऊपर भी लगती है, ठीक है जी। मैक्सिमम रेट क्या बता रखा है, 40% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अब ये क्या कहता है कि ये एक तरह से कंपनसेशन सेस है, ठीक है जी। कंपनसेशन सेस क्यों, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग स्टेट्स के लिए, ताकि किसी भी स्टेट्स को लॉस ना हो जाए और किसी भी ये जो टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हो किसी भी स्टेट को कोई लॉस ना हो जाए, इसीलिए ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया। ये नोट किया जाए कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं के ऊपर लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा रखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैनर ऑफ कंप्यूटिंग असेसेबल वैल्यू। अब असेसेबल वैल्यू जो है वो सेक्शन 3 के अंडर कैसे कर सकते हैं, तो इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल्स डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम एक्ट, और टैरिफ वैल्यू जो भी आर्टिकल्स की फिक्स्ड है सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी ड्यूटी का टोटल, एनी ड्यूटी ऑफ द कस्टम जो आर्टिकल अंडर सेक्शन 12 के अंडर है, और कोई भी सम चार्जेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन एडिशन टू द सेम एज द मैनर बट डज नॉट इंक्लूड आईजीएसटी। तो इसमें क्या है, आईजीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। तो द असेसेबल वैल्यू फॉर लेवाइंग जीएसटी कंपनसेशन सेस इज टू बी कंप्यूटेड इन सेम मैनर एज अबव। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी इसी तरह से कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या हमें पॉइंट जो थे ध्यान में रखने थे, जो कंसिडरेशन में लेके आने थे, कि जब आप टैक्स और सेस कैलकुलेट करने लगोगे तो कौन सी असेसेबल वैल्यू में फिगर्स नहीं आएंगी, ठीक है जी। आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए एक आईजीएसटी नहीं आएगा और जीएसटी कंपनसेशन सेस असेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 3(8)(a). इसमें क्या कहता है कि किस तरह से कंप्यूट करी जाए, वेयर हाउस के अंदर जो रखी हुई चीज़ें हैं उनकी वैल्यू कैसे कंप्यूट करी जाए। तो उसमें क्या वो क्या कहना चाह रहा है, इसका जो सेक्शन है इसके ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी, कहता है कि क्या वैल्यू लेनी चाहिए वेयर हाउस गुड्स के केस में। कहता है जो आपके गुड्स जो सोल्ड हुए हैं
और जो उनकी वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 7 या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो भी दोनों में से हायर होगा। अब सब सेक्शन 8 क्या चीज़ है? सब सेक्शन ये है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या मतलब है, वेयर गुड मीन्स अमाउंट पेड और पेबल एज द कंसिडर्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी अमाउंट पे करी है या पेबल करनी है सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे और है एनी पार्ट जिसका गुड सोल्ड हो चुका है और उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो सबसेक्शन 8 में अंडर है, या ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज हायर। तो इस तरह से हम क्या ढूंढेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारी एडिशनल ड्यूटी आती है, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। कहता है कि अगर इम्पोर्टर एक्साइज ड्यूटी के इक्वल ड्यूटी के लिए लायबल है तो दैट विल बी एडिशनल ड्यूटी। तो एडिशनल ड्यूटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी इम्पोर्टर ने अगर कोई एक्साइज ड्यूटी पे करी, वो जो ड्यूटी के बराबर है, यानी कि उसकी वैल्यू को बराबर करने के लिए वो एडिशनल ड्यूटी मानी जाएगी। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एडिशनल ड्यूटी जो सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या कौन सी ड्यूटी एडिशनल ड्यूटी मानी जाएगी। अगर मान लो कोई भी अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी imported into India is also liable to duty equals to the excise duty for the timing in force leviable like articles if produced and manufactured। कुछ इस तरह से उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी जैसे माना जाएगा कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी सिर्फ कुछ ही चीज़ों के ऊपर रहेगी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ माने एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और तंबाकू प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी इन केस ऑफ अल्कोहल लिकर। कहता जी एडिशनल ड्यूटी क्या होगी अल्कोहल लिकर के ऊपर, अगर प्रोड्यूस नहीं है तो इंपोर्ट ड्यूटी पे उतनी हमारे पास इंपोर्टेड ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी जितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा जाएगा, ठीक है जी। इन द केस एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंपोर्टेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई द रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी रिगार्डिंग द स्टेट एक्साइज ड्यूटी फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और अदर लिकर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेट नोटिफाई कर सकती है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो इंपोर्ट करी। उसके बाद CVD यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है जो काउंटर बैलेंस करती है एक्साइज ड्यूटी जो रॉ मटेरियल के ऊपर लगनी थी या कंपोनेंट इंटीग्रेट्स के ऊपर लगनी थी। एज सच अगर कोई भी हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी थी और वो इंपोर्ट कर गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगेगा, यानी कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, तो ये वाली ड्यूटी एडिशनल यानी कि CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। ये क्यों लगाई जाती है? ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एट पार पे रहें विद द फॉरेन मैन्युफैक्चरर। तो CVD अंडर सबसेक्शन 3 में लगती है। उसके ऊपर लेवी ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें कोई सामान हमारा पास मंगाया जा रहा है और एडिशनल ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में। बट मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा, सिर्फ 4% होगा, ठीक है जी। उसके बाद प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ क्या है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 6 और 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट का कहता है टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सी, एक तो रेवेन्यू ड्यूटी है और एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। रेवेन्यू ड्यूटी कौन सी है, कस्टम रेवेन्यूज़ को जनरेट करने के लिए, और प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या है कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कोई डंप ना कर दे कोई सामान इम्पोर्ट जो हम करें, तो हमारी इंडिजियस कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करे जाएंगे जब हमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगानी है, तो देखो द प्रोटेक्टिव ड्यूटी शुड नॉट बी वेरी स्टिफ, मतलब कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होनी चाहिए और ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज कर दे, यही फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है, इट शुड बी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि इंकरेज करें इंपोर्ट टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फिल करने के लिए ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ड्यूटी, तो कहता है कि द प्रोटेक्टिव ड्यूटी शैल बी इफेक्टेड ओनली अप टू द इंक्लूसिव ऑफ द डेट इफ स्पेसिफाइड, यानी कि कोई भी फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा होगा वही डेट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंक्रीज और डिक्रीज करने की ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू यानी कि पावर्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद एमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहांस द एक्सपोर्ट ड्यूटी। एमरजेंसी पावर क्या है, टू इम्पोज और एनहांस द इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये कई बार क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एमरजेंसी लगानी पड़ जाती है, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए इसकी सेटिस्फैक्शन, गुड्स
मे बी या मे नॉट बी सेकंड शेड्यूल में हो या ना हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिचुएशन से या सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमें ये लगाना इम्पोजिशन या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को एनहांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। अब हुआ क्या, समर सीज़न में जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बहुत रो रहती है। अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है टू ये इनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है या एनहांस कर सकती है ड्यूटी ऑन द ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द मिल्क पाउडर और स्टॉप द एक्सपोर्ट्स ऑफ द मिल्क पाउडर। तो मिल्क और मिल्क पाउडर के चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए वो क्या लगा सकती है, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एमरजेंसी पावर टू इम्पोज एनहांस इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में क्या हम मानेंगे, कहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हम एनहांस कर सकते हैं ड्यूटीज़ को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करेगा टू इम्पोज और एनहांस द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है जी। तो ड्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, और इसकी कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि गुड जो हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होने चाहिए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ये ज़रूरी बन गया है, ताकि हम इम्पोर्ट ड्यूटी को एक्सीड कर सकें, यानी कि इंक्रीज़ कर सकें। वही बात है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बिफोर ये रखेंगे और पार्लियामेंट से अप्रूवल करानी ज़रूरी है। उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई द सेफ गार्ड मेजर्स सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेफ गार्ड मेजर लगाने की क्या क्या पावर्स हैं, तो वो देखते हैं सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ये लगती हैं। ठीक है जी। वो कहता है कि कोई भी इंपोर्ट करा इनटू इंडिया ताकि इंक्रीज क्वांटिटीज़ में। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे जो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ताकि हम अप्लाई कर सके सेफ गार्ड मेजर्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होती है कि जो लाइक आर्टिकल्स और डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव आर्टिकल बनाती है इंडिया में। ठीक है जी। और कलेक्टिवली जो है वो निकलता है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, जो इंपोर्ट करते हैं उसके साथ मिलता है और डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करते हैं। सीरियस इंजरी का मतलब है कि सिग्निफिकेंट इम्पेयर होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में। थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी मींस क्लियर अमेंडमेंट, यानी कि हमारे को सीरियस इंजरी होने वाली है ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। ठीक है जी। ये डर है एक तरह का। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री मींस कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मींस कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है ऑफिशियल गैजेट में, उसको डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेफ गार्ड मेजर के, ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो इंटरेस्ट को बचा सकें, ताकि मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है जी। मोड्स ऑफ सेफ गार्ड मेजरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है सेफ गार्ड मेजर्स ताकि जो इंक्रीज इम्पोर्ट है उसको हम प्रिवेंट कर सकें सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, कि हम एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दें। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन टैरिफ रेट कोटा जो है अलग से कोटा उसके ऊपर लगा दें, या कोई और मेजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे। उसके बाद कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कंसिडर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कर सकती है टैरिफ कोटा, ताकि हम जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है सप्लाई का वो बचा सकें। सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वो इन एडिशन टू द अदर ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल गुड्स फॉर द टाइमिंग, इन कोई सेफ गार्ड ड्यूटी हम लगा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी विद द ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम कर देगी कोई भी क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स जो स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन में कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं अपनी, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा क्या है, एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट जो है पिछले 3 साल रिप्रेजेंटेटिव डे फॉर द स्टार्ट्स अवेलेबल। ठीक है जी। 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स ऑफ द एवरेज इंपोर्ट लेवल। ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है, ये 4 सालों तक फोर्स में रहेगी ये ड्यूटी। ठीक है जी। 4 सालों के लिए जिस डेट से इम्पोज हुई। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, एक्सटेंशन मैक्सिमम 10 सालों की दी जा सकती है ताकि आप सीरियस इंजरी को बचा सकें। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मशीनरी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम एक्ट, द प्रोविजन अंडर कस्टम एक्ट 1962 रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द रिलेटिंग डेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्यूटी, असेसमेंट, नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी रिफंड्स, इंटरेस्ट, अपील्स या कोई भी ऑफेंसेस या पेनल्टीज। ठीक है जी। एग्जम्पशंस फ्रॉम सेफ गार्ड ऑफ द मेजर आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग द कंट्री। ठीक है जी। एग्जम्पशंस कहाँ पे है सेफ गार्ड मेजर की, अगर कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है टोटल इम्पोर्ट्स जिसकी है वो 3% से एक्सीड नहीं हो रही है। ठीक है जी। जो भी आर्टिकल्स ओरिजिनेट, कोई भी आर्टिकल्स जो इम्पोर्ट करे हैं डेवलपिंग कंट्री से, वो टोटल इम्पोर्ट जो है वो अगर 3% से ज़्यादा, तो उसको सेफ गार्ड मेजर से एग्जम्पशन मिल जाती है। सेकेंड एग्जम्पशन क्या मिलेगी, कोई भी अगर आर्टिकल्स वो मूव हुए हैं एक डेवलपिंग कंट्री से दूसरी डेवलपिंग कंट्री में, तो आर्टिकल्स
का जो टोटल 9% ऑफ जो है टोटल कंट्रीज, मतलब टोटल इम्पोर्ट्स का 9% और एक इंडिविजुअल कंट्री का 3% मैक्सिमम, ठीक है जी। इम्पोर्ट बाय 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले जो हमारे इम्पोर्ट्स वहाँ से आते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी शेल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स इम्पोर्टेड बाय द 100%। तो ये सेफ गार्ड ड्यूटी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और SEZ पे नहीं लगती जब तक कोई स्पेसिफिकली एप्लीकेशन न दी जाए या फिर कोई भी आर्टिकल जो इम्पोर्ट करा है वो DTA के थ्रू क्लियर ना हुआ हो, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट क्या चीज़ है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है इम्पोज करना प्रोविजनल ड्यूटी यानी कि प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी, जो ताकि जो हमारे थ्रेट्स हैं उसको कंट्रोल कर सके। मैक्सिमम जो है ये 200 डेज़ के लिए लगेगी सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है जी। जो ये उसके बाद इंक्रीज जो थ्रेट को बचाने के लिए मैंने बात ये डिटरमाइन कर दी थी, ये लिख दी थी ये। उसके बाद फाइनल डिटर्मिनेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई ओपिनियन है तो अगर थ्रेट नहीं है तो सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी रिफंडेड। अगर कोई ऐसा लगेगा कि आपने ड्यूटी ज़्यादा ले ली तो रिफ़ंड भी कर दी जाएगी। उसके बाद मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे भी सेफगार्ड ड्यूटी रिफ़ंड करने के बाद कोई भी अगर मॉडिफिकेशन है 8B के अंदर, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में 30 डेज़ के लिए जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है जी। दोनों हाउसेस के सामने रखनी पड़ेगी और उसकी रजामंदी होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेबिलिटी है सेफगार्ड मेजर्स की अंडर कस्टम एक्ट 1975 तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए कि अगर कोई कस्टम टैरिफ एक्ट है और जो EOU और SEZ यूनिट के अंदर क्लियरिंग इनटू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से हो रही है, तो 8B में हम कस्टम टैरिफ एक्ट में पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी ऐसी सेफगार्ड मेजर लगती है 100% और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट SEZ में, तो वो जो क्लियर होगी एज सच इनटू DTA। ऐसी सेफगार्ड मेजर्स जो है वो तभी लगेंगे जब क्लियर हो जाएंगे इंपोर्टेड करने के लिए, उतनी ड्यूटी लगेगी ऑन इम्पोर्ट्स और इम्पोर्ट जितना ड्यूटी लेविएबल थी, ठीक है जी। तो इस शॉर्ट नोट का कंक्लूजन ये निकलता है कि जितनी भी इंपोर्ट इंडिया में होगी सिर्फ उसी के ऊपर ड्यूटी लग जाएगी, अदरवाइज कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल के ऊपर सेक्शन 9। अब क्या होता है, कई बहुत सारी कंट्रीज़ जो है एक्सपोर्ट करने पे यानी कि इंडिया में इंपोर्ट करने में हमें क्या दे सकती हैं, सब्सिडी देती हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक CVD लगानी पड़ेगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो सेक्शन 9 के अंडर है, ठीक है जी। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, अगर कोई भी कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें क्या करता है, कोई भी कंट्री सब्सिडी देता है, ठीक है जी, सच सब्सिडी इंक्लूडिंग सब्सिडी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी अगर कोई सब्सिडी है तो, और वो कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट क्या हो सकता है कि अगर डायरेक्टली ना भी हो रही है, जैसे अमेरिका से आना, अमेरिका में से इंडिया में से आना, इंडिया में आने के बजाय इंडिया नेपाल के थ्रू रूट करा दे, ठीक है जी, अमेरिका नेपाल फिर इंडिया, ठीक है जी। थर्ड भी कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन, आर्टिकल सेम कंडीशन में भी हो सकता है या डिसमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है जी, जो कंडीशन में चेंज भी करके इंडिया में होना चाहिए। तो सब्सिडी के लिए हम उसको क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, एंटी सर्कमवेंशन मेयर्स जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी के ऊपर उसको ऐसा करना ठीक लगे, उसका ओपिनियन ये है जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी कुछ इस तरह से कि कोई भी अब आर्टिकल्स की जो कंपोजिशन है अगर वो चेंज कर दी गई तो उसको डिकम्पोज कर दिया जाए, ठीक है जी। कोई भी इंपोर्ट कराए अनअसेंबल्ड और डिसेंबल्ड फॉर्म में तो ठीक है जी, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके अगर कराए तो उसके ऊपर भी ये लग सकती है। किसी और तरह से CVD जो है वो इम्पोज करी जाएगी वो इनफेक्टिव बनाने के लिए, और वो CVD जो है वो अदर आर्टिकल्स के ऊपर भी लग सकती है फ्रॉम द डेट जो कि इनिशियल डेट ऑफ इंक्वायरी से पहले नहीं हो सकती, यानी कि इंक्वायरी डेट से पहले नहीं होगी। उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या चीज़ है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी अब्जॉर्ब यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस कम कर दिया जाएगा अगर कोई भी एक्सपोर्ट प्राइस जो है आर्टिकल्स बिना किसी कमेंशरेट चेंज के रीसेल प्राइस में इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, या दूसरे सर्कमस्टांसेस एज बाय जो रूल्स हमें पता चले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इंक्वायरी करेगी, नेसेसरी अगर उसको लगे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ CVD करनी है तो CVD जो है इनफेक्टिव करने के लिए मॉडिफाई कर सकती है और एलिमिनेट कर सकती है ये सब चीज़ों को। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द आर्टिकल्स यानी कि
जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट एसईजेड अनलेस अगर कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन यानी कि स्पेसिफिकली मेड यानी कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद DTA में अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अगर कोई क्लियर हुआ है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई CVD है तो इम्पोज करेगी तो क्लियर और यूज़ करी जाएगी एप्लीकेबल इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, तो उसी तरह से मान जाएगी जैसे इंडिया में इम्पोर्ट हुई थी। अमाउंट ऑफ CVD यानी कि काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, द अमाउंट ऑफ काउंटर वैल्यू शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी, जितनी भी CVD है वो सब्सिडी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ काउंटर वैल्यूइंग तो मैक्सिमम 5 सालों के लिए होगी, एक्सटेंड फर्दर 5 ईयर्स की मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकती है। उसके बाद प्रोविजन काउंटर वैल्यूइंग ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, कहता है जब भी हम डिटरमाइन करेंगे, जब भी अमाउंट सब्सिडी पेंडिंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजनल CVD इम्पोज कर सकता है। ठीक है जी, मैक्सिमम सब्सिडी जितनी होगी, अगर सब्सिडी कम निकली तो हमें रिफ़ंड कर देंगे और अगर ज़्यादा निकली तो चार्ज कर लेंगे, वैसे तो हम उतनी ही लगाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन ऑफ द काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगानी है तो कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर कोई इंजरी हो रही है और बहुत सारी मैसिव इंपोर्ट के कारण हो रही है और रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में। ठीक है जी, उसके बाद प्रिक्लूड करने के लिए सच रेकरेंस ऑफ सच इंजरी इट इज़ नेसेसरी टू लेवी CVD रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर उसको ठीक लगे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगे तो हो सकती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव 90 दिनों से ज़्यादा का पिछले दिन नहीं माने जाएंगे। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है 9A के अंडर आती है ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, ये कस्टम टैरिफ एक्ट में आती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर की डोमेस्टिक मार्केट के रेट से भी कम रेट पे अगर मिल रहा है तो उसको डंपिंग कहते हैं। डंपिंग वैसे तो इलीगल नहीं है और इमोरटल नहीं है, यानी कि इसको ख़त्म नहीं करा जा सकता। डंपिंग जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन द मार्केट है और एक्सपोर्ट प्राइस जो है उसमें डिफरेंस है। ठीक है जी, और डिफरेंस क्या है, नॉर्मल वैल्यू जो है एक्सपोर्ट मार्केट कम है एक्सपोर्ट प्राइस से, इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट कैसे करनी है, मार्जिन ऑफ डंपिंग है या इंजरी जितनी हुई है, जो दोनों में से लोअर होगा उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है, जो नॉर्मल वैल्यू है माइनस एक्सपोर्ट प्राइस जो है। ठीक है जी, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग ड्यूटी। और इसके जो डेफिनेशन है वो 1 मिनट के लिए वो हम देख लेते हैं। जो अगर एक्सपोर्ट प्राइस अनरिलायबल है तो एक्सपोर्ट प्राइस जो इम्पोर्ट आर्टिकल्स के जो पहली बार रीसोल्ड करे जाते हैं इंडिपेंडेंट बायर को, और नॉर्मल वैल्यू क्या, जिस प्राइस के साथ हम जो कंप्यूट कर सकते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ट्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं किस केसेस में जो गवर्नमेंट है वो सरकमवेंशन कर सकती है, यानी कि कहाँ कहाँ पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो एक्सटेंड कर सकती है। तो हमारे पास ये कुछ रीजंस हैं, ये 4 रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये है बाय ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और द नेम ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि वो कोई भी आर्टिकल का नाम चेंज कर सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकती है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये दूसरे नाम से आ रहा है। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इज़ एन अनअसेंबल्ड और डिसम्बल्ड फॉर्म में, कोई ऐसा आर्टिकल है जो अनअसेंबल्ड फॉर्म में है यानी कि डिसमेंटल्ड फॉर्म में आया है और इसको यहाँ पे आके असेंबल कर देंगे। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे हमने पहले भी डिसाइड करा था कि अमेरिका के थ्रू अगर सीधा आना हो, बट वो सीधा ना आके वो अमेरिका टू नेपाल टू इंडिया आ जाएगा, तो उस केस में भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर किसी और मैनर में जहाँ पे ये इम्पोज करना इनफेक्टिव हो जाए, यानी कि हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी ज़रूरी बन जाए। It may extend the anti-dumping duty to such articles or article originated in the import as the case may be from date to date, not early than the date of initiation of inquiry। तो जो इंक्वायरी जो होगी, इंक्वायरी डेट से पहले नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो जहाँ से इंक्वायरी करेगी गवर्नमेंट वहाँ उस डेट से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी। ठीक है जी, अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी कि हम इसकी डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। इंक्वायरी absorption of if there is a decrease in export price of an article without any commensurate change in the cost of production, अगर बिना किसी cost of production के या कोई बिना किसी ठोस सबूत के अगर एक्सपोर्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो आप कम करा देते हैं या डिक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगेगी इस पर। और एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ सच कंट्री तो अदर देन इंडिया रीसेल प्राइस इन इंडिया। ठीक है जी, तो ये मैंने बता दिया। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट कंसिडर नेसेसरीज ओपिनियन टू
ऑब्जॉर्व द एंटी डंपिंग ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्वायरी पे ये ज़रूरी लगे कि इसकी अब्जॉर्प्शन, एंटी डंपिंग ड्यूटी की अब्जॉर्प्शन ज़रूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट से सच अब्जॉर्प्शन करा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद कहाँ कहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती, तो कहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती। एंटी डंपिंग ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगती जहाँ पे ये जो आर्टिकल्स है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो या फिर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, और अनलेस वो गुड्स जो है वो नोटिफाई ना करा दिए गए हों उस अंडरटेकिंग या कुछ पर्टिकुलर यूनिट के लिए, नहीं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी अगर नोटिफाई करा दिए गए। बट अगर नोटिफाई नहीं हुए तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, SEZ है, तो उसके ऊपर कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। सेकंड, आपने कोई गुड्स क्लियर कराया, DTA में क्लियर कराया और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करा और DTA में क्लियर हो गया और एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर लग जाएगी। कुछ इस तरह से लगेगी, जो भी पोर्शन आपने इंपोर्ट करा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करा उसी तरह उसके ऊपर ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी, बट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के ऊपर नहीं लगेगी। उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पीछे से ड्यूटी लग जानी, पिछले कुछ टाइम से ड्यूटी लग जानी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल गैजेट में एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव एक प्रोडक्ट से भी लगा सकती है। ठीक है जी। ड्यूटी शैल बी पेबल एट सच रेट फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में उस ड्यूटी से, तो ये जो 90 डेज से बट ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी। नोटिफिकेशन डेट से स्पेसिफाइड होगी और ये तभी लगेगी जब कोई इंजरी जो है वो मैसिव डंपिंग हो गई है आर्टिकल्स की जो इंपोर्ट कराया और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये इंपोर्ट कराया। ठीक है जी। ड्यूटी सीज टू हैव इफेक्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। वो क्या कहना चाह रहा है, तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो हमारे लगी थी उसका इम्पैक्ट जो है वो 5 ईयर्स में एक्सपायर हो जाएगा और फर्दर एक्सटेंशन 5 ईयर की मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर ऐसी ड्यूटी टेम्परेली रिवोक हो गई है तो पीरियड जो है रिवोकेशन का 1 साल से एक्सीड नहीं करेगा। उसके बाद रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। सेक्शन 9AA प्रोवाइड दैट कि जब ऑफिसर को ऑथराइज़ कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इंपोर्ट ऐसी किसी चीज़ की सेटिस्फाई करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इम्पोज करी थी वो एक्सेस में कर दी देन द एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलेगा वो एंटी डंपिंग ड्यूटी रिड्यूस कर देगी और अगर कोई भी एक्चुअल मार्जिन से ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी ली है तो उसको रिफ़ंड कर देगी। ठीक है जी। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। उसके बाद नो लेवी अंडर सेक्शन नंबर 9A और इन सर्टेन केसेस 9B ऑफ द टैरिफ एक्ट। कहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी। नो आर्टिकल शैल सब्जेक्ट टू द काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी टू कंपनसेट द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन। कहते कौन से जहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है कंपनसेशन के बाद भी, तो यहाँ पे ड्यूटी वहाँ पे ही CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी वहाँ पे लगेगी जहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है और वो कोई कंपनसेशन सरकार दे रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन दे रही है, उस जगह पे CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी वहाँ पे भी नहीं लगेगी जहाँ पे जस्ट आर्टिकल जो है वो एग्जम्प्ट हैं ड्यूटीज़ के लिए और टैक्स बॉर्न बाय द आर्टिकल्स व्हेन मेंट फॉर द कंजम्पशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्टेशन बाय द रीजन ऑफ रिफंड ऑफ सच ड्यूटीज़ और टैक्सेस। और जहाँ पे ऑलरेडी रिफंड हो रहा है तो वहाँ पे ड्यूटी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी पॉइंट ये आते हैं कि ड्यूटीज़ शैल नॉट बी लेवाइड ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ WTO फ्रॉम द कंट्री विद whom GOE हैज़ बीन मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट अनलेस डिटर्मिनेशन हैज़ बीन मेड इन द इम्पोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स। यानी कि किसी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी कंट्री मेंबर से अगर कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट करा रहे हो तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग नहीं लगेगी। उसके बाद प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी वहाँ पे भी नहीं लगेगी जहाँ पे प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो है ढूंढने के बाद हमें ये पता चलता है कि इंजरी नहीं हो रही, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए लगाई थी बट उनके ऊपर ये पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी। बट क्योंकि उनके पास इंजरी नहीं कोई हो रही, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी एक बार आप देख लेना। अपील जो अपील करनी है सेक्शन 9C में द कस्टम टैरिफ एक्ट, वो क्या कहना चाह रहा है, कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स को अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है जी। कोई भी ऑर्डर अगर हमें मिलता है तो कस्टम्स एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम अपील कर सकते हैं। उसके बाद अपील
अगेंस्ट ऑर्डर और रिव्यू शेल लाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 120 कस्टम के सेक्शन 129 में है। ठीक है जी, कोई ये किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात हो सकती है, कोई भी सब्सिडी, डंपिंग और किसी भी आर्टिकल को इंपोर्ट करने पे लग सकती है। इंपोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल इनटू इंडिया इंक्रीज क्वांटिटी सच दैट कंडीशन सो एज इनकट थ्रेटनिंग टू कॉज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी इन द इंपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स। वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अपील या कोई भी करी जा सकती है क्योंकि आपने इंपोर्ट कराया आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में और सीरियस इंजरी और थ्रेट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है। एन अपील फाइल अंडर सेक्शन फीस ऑफ 15,000 एवरी एप्लीकेशन मेड, यानी कि कोई भी अपील अगर फाइल करनी है तो उसके लिए 15,000 की फ़ीस लगेगी। ठीक है जी। अपील इन द ग्रांट ऑफ द स्टे ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक फॉर एनी अदर पर्पस, कि आप स्टे यानी कि ग्रांट जो है स्टे लेना चाहते हो आप। ठीक है जी। और सेकंड जो है रिस्टोरेशन ऑफ अपील और एप्लीकेशन, दोबारा से रिस्टोरेशन कराना चाहते हो तो 500 रुपये की उसमें फ़ीस लगेगी। एवरी अपील शुड बी फाइल विद इन द 90 डेज़ ऑफ द ऑर्डर के 90 डेज़ के अंदर अंदर अपील फाइल हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज और इम्पोर्टेड गुड्स। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम 10% के ऊपर कैप करा हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी। इन ड्यूटीज़ पर ये जो नीचे दी गई जो ड्यूटीज़ हैं ये वाली उनके ऊपर नहीं लगेगा। सेफ गार्ड मेजर्स अंडर 8B CVD जो सेक्शन 9 में थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो 9A में है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ अनइम्पोर्ट होते हैं तो इनके ऊपर ड्यूटी नहीं, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% ऑफ CVD ही लगेगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है यूज टू फाइनेंस फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस। ठीक है जी, ये किस लिए लगेगा, ताकि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए उसके लिए फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स जो नोटिफाइड रेट पे होगा। कुछ इंस्टांसेस जो है नोटिफाइड गुड्स के, काबुली चना, ठीक है जी, कोल, यूरिया, सिल्वर, ठीक है जी, सिल्वर डोर, गोल्ड डोर, ठीक है जी, दिस इज यूज टू फाइनेंस। तो जैसे ये मैंने पहले बोल दिया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए where the duty is leviable on the goods at any percentage, then the purpose of calculating AIDC, the value of goods is calculated in the same manner as the value calculated for the purpose of, जैसे कस्टम्स के लिए अगर आप सेक्शन 14 में कस्टम्स कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से ये एग्रीकल्चर होगा, AIDC पर सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर तो ख़त्म होता है, बट आप अपनी टेस्ट ऑफ नॉलेज ज़रूर करेंगे और इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इम्प्रूव वे में आएंगी और सारा कवर करेंगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।